जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ मैं जियोग्राफी का मॉक टेस्ट नहीं स्टार्ट की हूँ, उसके पहले कुछ अपने नोट से पढ़ लेते हैं। तो अफवाह तंत्र को समझेंगे। इसमें आज हम सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं। जैसे कि सिंधु, पहले हम देखेंगे सिंधु नदी जो है उसकी जो उसका उद्गम है वो कहाँ से होता है। सिंधु नदी का उद्गम तो इसका है कि ये जो मतलब सिंधु नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर है। सॉरी, मैं इसको डार्क नहीं करूँगी वरना दिखेगा ही नहीं। कहाँ से, तो बोखरचू ग्लेशियर के पास ये उसकी 1 मिनट तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है। बोखरचू ग्लेशियर से ये मतलब मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है। मानसरोवर सबको याद रहता है। बोखरचू ग्लेशियर के से निकलती है और इसका जो इसकी लंबाई होती है, ठीक है, पूरे विश्व में वो है सिंधु की 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर है, मतलब 2880 किलोमीटर लंबाई पूरे विश्व में है इसकी, ठीक है। और यह जो है ना विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। 2880 किलोमीटर है, ये महेश वर्णवाल से लिया गया है। और इंडिया में अगर हम देखेंगे, भारत में जो है तो 1114 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है भारत में। इसकी लंबाई कितनी है भारत में, तो 1114 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। और वहीं अगर हम देखेंगे इसका अगर हम देखते हैं संग्रहण क्षेत्र कितना है, तो 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक सिंधु जल समझौता हुआ था। कब हुआ था, तो 1960 में। यहाँ से सिंधु से क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें याद रखना है कि इसमें था ये कि जैसे सिंधु की जो पंचनद होती हैं, पंचनद आपको पता ही होगा कौन कौन सी है। झेलम है, ठीक है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। तो इसमें था कि झेलम और झेलम और चिनाब का जो है 20% जो जल है वो भारत यूज करेगा, और वही सतलज और रावी का 80%। तो हमें ये याद रखना है किसका, तो जो भारत है ना, मैं थोड़ा यहाँ रिलेट करती हूँ। भारत ना ज़्यादा किसी को झेल नहीं सकता है, ठीक है। तो झेलम और चेनाब हो जाएगा, झेल नहीं सकता है, चैन से रहता है, तो 20% ही झेलेगा, तो 20%। और सतलज और रावी तो ये 80%। सिंधु के बाईं ओर से कुछ नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि उसमें पहले तो पंचनद होगी। पंचनद आपको पता ही होगा, जैसे मैं बता देती हूँ। झेलम है, झेलम को क्या कहते हैं अभी हम पढ़ेंगे इन पांचों के बारे में, पहले देख लेते हैं ना। झेलम है, चिनाब है और रावी है, व्यास है और सतलज है, ये पंचनद है। पंचनद जो है इसके बाईं ओर से मिलती है, सिंधु के बाईं ओर से पंचनद और भी अन्य नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि जास्कर है, सिगार है और गिलगिट है, ये भी बाईं ओर से मिलती हैं। और सिंधु के दाईं ओर से कुछ नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि इसमें स्योक है, काबुल है, कुर्रुम है और गोमल है। इससे एक क्वेश्चन मैंने देखा है कि काबुल जो है, काबुल की सहायक नदी है एक अटक नदी है। काबुल की एक सहायक नदी अटक नदी है, जो कि पंजाब प्रांत पाकिस्तान में सिंधु में मिलती है। तो मुझे ये फैक्ट समझ में आया। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे पंचनद के बारे में, जैसे झेलम के बारे में देखेंगे। तो झेलम नदी जो है वो सिंधु की एक सहायक नदी है, ठीक है। जो कहाँ से, तो ये जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में, ठीक है, जो कि कश्मीर के, मैं बता दे रही हूँ इसमें अगर लिखी नहीं हो तो, ये जो झेलम है वो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित वेरी नाग झरने से, कहाँ से ये निकलती है, तो ये वेरी नाग झरने से कश्मीर में, देखिए कश्मीर में कहाँ से, दक्षिण पूर्वी भाग में वेरी नाग झरने से ये निकलकर वुलर झील में प्रवेश करती है। और वुलर झील में ये प्रवेश करती है, और जो श्रीनगर तट है ना, इसी के श्रीनगर जो है वो इसी नदी के तट पर स्थित है। अब हम यहाँ से एक बार देखते हैं कि जैसे इसमें ना किशन गंगा एक नदी है, सॉरी यहाँ से क्या है ना, किशन गंगा एक नदी है जो कि इसकी एक सहायक नदी है, किशन गंगा, ठीक है। इसकी एक सहायक नदी है किसकी, झेलम की, किशन गंगा, जिसको पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। और जब नीलम और झेलम जब मिलती हैं तो इनकी संयुक्त धारा को नीलम झेलम के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में। भारत में इसकी लंबाई अगर देखेंगे तो 212 किलोमीटर है।
और इसका जो उद्गम हमें देखना है कहाँ से होती है, तो कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग झील से निकलती है और वेलर झील में प्रवेश करती है। अब हम पढ़ेंगे चिनाब के बारे में। चिनाब जो है इसको देखिए, जो हमने पढ़ा झेलम, झेलम को क्या कहते हैं, ऋग्वैदिक काल में वितस्ता कहते थे इसको, पौराणिक नाम इसका वितस्ता था। और अगर हम चेनाब के बारे में देखेंगे तो अस्किनी नाम था। और ये हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। और यह नदी जो है वो बाड़ा लाचला दर्रा कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है बाड़ा लाचला दर्रा। ये बाड़ा लाचला दर्रे के मतलब बाड़ा लाचला जो दर्रा है इसके दोनों ओर से निकलती है। एक ओर से चंद्र नदी निकलती है और दूसरी ओर से भागा नदी निकलती है। तो चंद्र और भागा नदियों के रूप में ये निकलती है और ये जब मिलती है तो इसे चेनाब कहते हैं। और इसका जो इंडिया में 1180 किलोमीटर इसका जो मतलब लंबाई है और अफवाह क्षेत्र है 26,755 वर्ग किलोमीटर। अब हम पढ़ेंगे रावी और परुश्री, मतलब रावी और जो है इसी को परुश्री और कहीं कहीं इरावती भी नाम दिया हुआ है। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है और इसी रोहतांग दर्रे के पास एक व्यास कुंड है जहाँ से कि व्यास नदी निकलती है। और इसका जो इंडिया में लंबाई है वो 725 किलोमीटर, अपवाह तंत्र इसका 5,957 वर्ग किलोमीटर है। अब हम देखेंगे, यही रिपीट हो गया पेज, सॉरी। अब हम यहाँ से देखेंगे व्यास नदी के बारे में। तो देखिए, अभी मैंने बताया रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड है, वहीं से निकलती है। तो यही देखिए, व्यास जो है इसको विपाशा कहते थे और ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी से निकलते हुए रोहतांग दर्रे से निकलती है और कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान में सिंधु में मिल जाती है। ये जो व्यास नदी है और इसका जो इंडिया में लंबाई है 470 किलोमीटर, अपवाह क्षेत्र है 25,900 वर्ग किलोमीटर। सतलज के बारे में हम पढ़ेंगे। जो सतलज नदी है वो सतुद्री के नाम से जानी जाती है और ये मानसरोवर झील के पास से राकसताल से सिपकिला दर्रे के पास से जो ये सतलज नदी है ये कहाँ से, तो मानसरोवर झील के समीप स्थित है एक राकसताल, और राकसताल से निकलती है और राकसताल से निकलते हुए सिपकिला दर्रे में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रे में क्या, तो इंडिया में एंट्री करती है, मतलब सिपकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। स्पीति नदी जो है इसकी मुख्य सहायक नदी है और ये एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है। भारत तिब्बत मार्ग जो है इसी नदी, मतलब जब हम भारत तिब्बत मार्ग देखेंगे तो सतलज घाटी से होकर ही ये गुजरता है। इसमें भाखड़ा नांगल बांध भी है सतलज नदी पे और इसमें इंडिया में इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर, अपवाह क्षेत्र जो है वो 28,090 वर्ग किलोमीटर है। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे गंगा नदी तंत्र, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, गंगा नदी जो तंत्र है वो भागीरथी व अलकनंदा मिलके भागीरथी व अलकनंदा नदी मिलती है तो गंगा नदी बनती है और ये देवप्रयाग में गंगा नदी कहलाती है। गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। कहाँ से, उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है और गंगा नदी के दाहिने की तरफ, मतलब दाहिने ओर से यमुना जो कि प्रयागराज में संगम जो है वहाँ पे मिलती है गंगा में, ठीक है। दाहिनी ओर से गंगा में कौन मिलती है, यमुना मिलती है। पुनपुन भी मिलती है और टोंस भी मिलती है और सोन भी मिलती है। सोन दक्षिणी पठार से मिलती है। बाईं ओर से भी कुछ नदियाँ मिलती हैं जैसे कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, बूढ़ी गंडक, बागमती एवं महानंदा। सर्वाधिक लंबाई गंगा की देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में और बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं। चांदपुर के पास मेघना जो है इससे मिलती है और गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का विस्तार है वो हुगली और मेघना नदियों के बीच में है। विश्व के सबसे अधिक विश्वघाती नदी अगर पूछेगा तो वो हुगली होती है। हुगली के पास ही कोलकाता बंदरगाह है जिसे कि पूर्व का बंदरगाह कहते हैं। हुगली के तट पे ही है कोलकाता बंदरगाह, इसे पूर्व का लंदन कहते हैं। अब हम इसमें जो बाईं ओर से इसकी नदियाँ मिल रही हैं उसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। जैसे कि रामगंगा है, इसकी सहायक नदी ही समझिए रामगंगा है। ये
रामगंगा कहाँ से मिलती है? तो रामगंगा जो है ये गैरसेड के निकट कुमायूं हिमालय में स्थित गढ़वाल पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है ये, ठीक है। और ये यूपी में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है। यूपी में कहाँ पे? तो नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है और कन्नौज के निकट जो है गंगा में मिल जाती है। इसे क्वेश्चन आ चुका है। यूपी में कहाँ प्रवेश करती है? तो नजीबाबाद के निकट मैदान में, और ये कन्नौज के निकट जो है गंगा में मिल जाती है। इसका जो लंबाई है वो 600 किलोमीटर और अपवाह क्षेत्र है वो 32,800 वर्ग किलोमीटर। शारदा के बारे में देखेंगे तो ये सरयू नदी, शारदा जो है वो सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। और शारदा नदी जो है यह नदी नेपाल हिमालय में स्थित है मिलाम हिमनद। कहाँ पे? नेपाल हिमालय में स्थित है मिलाम हिमनद से ये निकलती है और ये गौरी गंगा नाम से निकलती है। और नेपाल और अगर भारत और नेपाल की सीमा पे इसे काली नदी कहा जाता है। इसी को शारदा नदी जो है इसको नेपाल और सीमा के बॉर्डर पे काली नदी कहा जाता है। और ये यूपी में मतलब उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? तो बाराबंकी ज़िले में यह घाघरा नदी से मिल जाती है। और जब ये घाघरा नदी से मिलती है तो वहाँ पे इसे चौक नाम से जाना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई चौक किस नदी को कहते हैं? तो शारदा यही सरयू नदी है। गंडक नदी के बारे में देखेंगे हम। धौलागिरी, ये गंडक नदी जो है ना, गंडक नदी यह जो है गंडक नदी यह धौलागिरी व एवरेस्ट पर्वत के मध्य नेपाल हिमालय से निकलती है। और ये जैसे नेपाल के मध्य का भाग जो है, मध्य भाग का जो जल बहा कर लाती है। और उसके बाद ये ना बिहार के चंपारण में गंगा मैदान में मिल जाती है। मार्ग परिवर्तन के लिए ये प्रसिद्ध है गंडक नदी। इसका जो लंबाई है वो 425 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो नदी इसका अपवाहित क्षेत्र है वो 48,500 वर्ग किलोमीटर है। अगर भारत में देखेंगे तो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है अपवाहित क्षेत्र? तो ये 9,540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कोसी नदी के बारे में देखेंगे तो ये बड़ी सहायक नदी है और ये पूर्ववर्ती नदी होती है। कोसी नदी जो है वो पूर्ववर्ती नदी है। और कोसी नदी जो है ना ये 7 नदियों से मिलकर बनी है। अर्थात कि इसे हम कहते हैं कि ये जो है ये 7 नदियों से मिलकर बनती है। और इसकी जो मुख्य धारा है मतलब कोसी नदी की, उसको अरुण कहते हैं। अरुण जो है वो तिब्बत से निकलती है। अरुण में जैसे पश्चिम की ओर से सुनकोशी और पूर्व की ओर से कोशी, पश्चिम की ओर से सुनकोशी और पूर्व की ओर से क्या? तो कोसी जो है वो प्रवेश करती है। और यहाँ पे ये दोनों जब मिल जाती हैं सुनकोशी और कोसी, तो यहाँ पे सप्त कोसी मतलब ये कोसी नदी कही जाती है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। महानंदा जो नदी है वो पश्चिम बंगाल, महानंदा नदी, यह नदी जो है पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है तथा सिलीगुड़ी के समीप ये तीक्ष्ण वक्र बनाती है और वहीं पे ये गंगा में मिल जाती है। और यह जो है ये यह जो नदी है, यह नदी जो है गंगा के बाएं तट एवं उत्तरी तट से अंतिम सहायक नदी है। ये जो है ना ये बाएं तट की अंतिम सहायक नदी है। और इसमें क्या होता है ना कि ब्रह्मदेव के निकट नहर निकलती है। इससे मतलब इस नदी से ब्रह्मदेव के निकट एक नहर निकलती है। 6 नंबर देखेंगे केन कर्णवती नदी। ये मध्य प्रदेश के सतना, ये जो नदी मध्य प्रदेश में स्थित है, ये जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। और बांदा के निकट, कहाँ पे? तो बांदा के निकट ये यमुना में जो है वो मिल जाती है। बांदा के निकट कहाँ पे मिलती है? तो बांदा के निकट यमुना में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी है सोनार व बीवर। कभी पूछ सकता है कि सोनार और बीवर किसकी सहायक नदी है? तो इम्पोर्टेंट है, ये केन कर्णवती की जो है ये सहायक नदी है। और ये चित्रकूट जो है वो इसी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें
नेक्स्ट हमारा आएगा सोन नदी। तो सोन नदी जो है ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। अमरकंटक से निकलती है और ये पटना में मतलब पटना से पश्चिम में, मतलब पटना में अगर देखेंगे तो पटना में पश्चिम की तरफ से गंगा से दाहिने तट पर मिलती है। जो सोन नदी है ये कहाँ पे मिलती है, तो गंगा से दाहिने तट पर मिलती है। और इस नदी के रेत में सोने का कण होता है, अर्थात इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 780 किलोमीटर होती है। अपवाह क्षेत्र जो इसका होता है वो 5400 वर्ग किलोमीटर होता है। इसकी सहायक कुछ नदी होती है सोन नदी की, जैसे कनहर है, रिहंद है, वो उत्तरी कोयल है। दामोदर नदी जो है वो वेस्ट बंगाल जो देखिए पश्चिम बंगाल, दामोदर नदी जो है पश्चिम बंगाल तथा झारखंड से, कहाँ से, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में ब्रंस घाटी में प्रवाहित होने वाली यह नदी है। और ये जो है ना, ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से निकलकर आसनसोल के समीप, मतलब आसनसोल कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में, आसनसोल के समीप पश्चिम बंगाल के डेल्टा मैदान में प्रवेश करती है। और ये जो है ना, अंत में मैंने लिखा नहीं है, मैं बता दे रही हूँ, अंत में ये रूपनारायण नदी के जल को ग्रहण करती है और हुगली नदी में मिल जाती है। अंत में ये क्या करती है, तो रूपनारायण नदी के जल को ग्रहण करती है और ये कहाँ मिल जाती है, तो हुगली नदी में जो है वो मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई जो होती है वो 541 मील होती है और बहाव क्षेत्र इसका 2200 वर्ग किलोमीटर होता है। इसे बंगाल का शोक कहते हैं। और इस नदी क्षेत्र में, मतलब इसकी घाटी में जो क्षेत्र है, ये कोयला एवं अभ्रक मतलब इस क्षेत्र में प्रमुख मिलता है। और इसकी सहायक नदी है बराकर, जमुनिया और बरकी। ठीक है, बराकर, जमुनिया और बरकी जो है ये दामोदर नदी की सहायक नदी है, इम्पॉर्टेंट है। हमें सोन नदी का देखना है, कनहर, रिहंद, उत्तरी कोयल। दामोदर नदी का सहायक देखना है बराकर, जमुनिया और बरकी। यमुना नदी देखेंगे, गंगा की ये सबसे लंबी सहायक नदी होती है और ये पश्चिमी सहायक नदी होती है। गंगा की सबसे लंबी एवं सबसे पश्चिमी सहायक नदी है, जो कि बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल में स्थित जो यमुनोत्री हिमनद है, जो कि उत्तरकाशी जिला है, यमुनोत्री हिमनद से ये निकलती है। और यहाँ से निकलते हुए ये प्रयाग मतलब इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। ये कहाँ से, गंगा से मिल जाती है। और इसमें क्या है ना कि हिमालय पर्वत के उत्तर की ओर एक मंसूर श्रेणी है। इसी श्रेणी के पीछे से एक टोंस नदी आती है और ये टोंस नदी आके कहाँ पे मिलती है, तो ये गंगा में मिल जाती है। और इसका जो लंबाई है, इसके बारे में कुछ और फैक्ट भी है जो मैं बता दे रही हूँ कि ये टोंस नदी जब आके यहाँ पे मिल जाती है, कहाँ पे, गंगा में। कहाँ से टोंस नदी निकलती है, तो हिमालय की उत्तर की ओर मंसूर श्रेणी के पीछे से ये निकलती है और ये कहाँ पे आके मिलती है, तो गंगा में मिल जाती है टोंस नदी। और इसमें क्या है ना कि यमुना नदी में चंबल, सिंध, बेतवा, केन तथा टोंस नदियाँ भी आकर मिल जाती हैं। चंबल भी मिलती है, ठीक है। फिर सिंध, बेतवा, केन, मतलब इसकी सहायक नदियों में ये सब आएगी। ये जो सभी नदियाँ हैं, जो चंबल है या फिर सिंध है, बेतवा, केन है, ये सभी जो है अरावली श्रेणी, राजस्थान जो है वो विंध्य श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के मालवा पठार से उद्गमित होती हैं, जो भी ये सब हैं। अब हम इसमें ना इसका क्षेत्र, लंबाई वगैरह देख लेते हैं। इसका जो लंबाई है यमुना का, ये है 1370 किलोमीटर, ऐसे याद कर लीजिए, 1370 किलोमीटर। और इसका अगर हम अपवाह क्षेत्रफल देखेंगे कितना है, तो इसका है 3,59,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सबसे अधिक हमको लग रहा है इसी का है। फिर हम चंबल नदी के बारे में देखेंगे। तो चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश के, एमपी के मध्य प्रदेश के महू के समीप स्थित है, मालवा का पठार, और यहाँ से ये निकलती है। और ये जो है वो राजस्थान के कोटा तक गार्ज से बहती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के महू में मालवा पठार से निकलती है और राजस्थान में कोटा तक गार्ज के रूप में बहती है। और जब ये राजस्थान के कोटा तक मतलब गार्ज
से होकर जब बहती है तब तक रास्ते में इसके बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर ये होते हुए, मतलब ये जो नदी निकली है चंबल, ठीक है, ये बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होते हुए इटावा के समीप ये यमुना में मिलती है। चंबल नदी कहाँ मिलती है? तो इटावा के समीप ये यमुना में मिल जाती है। और ये जो है ना, ये उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात भूमि को ही बीहड़ भूमि कहा जाता है। और राजस्थान में एकमात्र सदा नीरा नदी है। सदा नीरा, जैसे राजस्थान में एकमात्र ये सदा नीरा नदी है। इसका जो पौराणिक नाम है सदा नीरा का, वो चरमावती है। चरमावती, चरमावती इसका जो है वो मतलब पौराणिक नाम है। अगर हम इसका सहायक नदी देखेंगे तो बनास है, मेज है, पार्वती है, काली है, सिंध है और छिप्रा है। इसकी चंबल की ये सहायक नदियां हैं। चंबल बनास है, मेज है, पार्वती है, काली है, सिंध है व छिप्रा है। तो ये हमने 2 नदी तंत्र को पढ़ा, सिंधु नदी तंत्र व गंगा नदी तंत्र। अब तीसरा हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग।